हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमर स्वागत करता हूं आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल अमर्स अकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपके लिए कुछ लेकर आए हैं और ये जो रिलेटेड होगा वो एग्ज़ाम एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स देखी थी, उसी सिलसिला को आगे जारी करते हुए आज केमिस्ट्री के कुछ चीज़ें लेकर आए हैं, जो है प्रमुख रासायनिक एवं उनकी खोजें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते जाते रहते हैं, मतलब ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं और नए भी आते रहेंगे कि बहुत सारी खोजें पूछ ली जाती हैं क्या किसके द्वारा खोजा गया है। तो आप लोगों के लिए वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहेगा और रिक्वेस्ट है कि अच्छे से आप लोग इसको देखेंगे और रिपीट कर करके देखेंगे, जिससे एक बार में पूरा आपको याद हो जाए। अगर जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और एक बार बताना चाहूँ कि अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करना चाहता हूँ जल्दी से। तो ये चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रमुख रसायनक और उनकी खोजें आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों से बता ही दिया है कि ये जो टॉपिक है इससे हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ज़रूर है, तो इसलिए इसको ध्यान से सब लोग देखेंगे और एक एक करके जो खोजें हैं, खोजों को मैंने नाम लिख दिया है और जो रासायनिक हैं जिन्होंने इन चीज़ों को खोजा है उनके नाम हम लोग अभी देखने वाले हैं, क्या चीज़ किसने खोजी गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबको पता होगी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अगर नहीं पता है तो एक ट्रिक इसकी आती है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप याद रख सकते हैं। तो बहुत पुरानी ट्रिक है, कई टीचर ये बताते रहते हैं। वो ट्रिक है ईंट पर नाच। ये अगर ट्रिक आप याद रखते हैं, जो बिल्कुल केमिस्ट्री जानते ही नहीं है, रसायन विज्ञान होती क्या है, और ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, तो 3 खोजें यहाँ से उनको समझो याद हो गई, वो लोग कहीं पे लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। सिंपल सा है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, और टा का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। पा मीन्स होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बच्चों खोज की है रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और ना होता है न्यूट्रॉन। ये तीनों परमाणु के पार्ट हैं, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज बच्चों की है चैडविक, जेम्स चैडविक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये ट्रिक से जो लोग बिल्कुल केमिस्ट्री जानते ही नहीं हैं उनके लिए ट्रिक है। बाकी जो लोग जानते हैं उनको तो पहले से चीज़ें पता होंगी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कैनाल किरणें या धन किरणें, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, उसी तरह से कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज, इसकी खोज किसने की थी। तो बच्चों इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन, एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। तो अगर आपसे पूछा जाता कैनाल किरणें, धन किरणें की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। तो ये ट्रिक यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। 3 खोजें यहाँ से याद हो जाएंगी आपको। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच पैमाना सब लोग जानते होंगे कि पीएच पैमाना क्या होता है, अम्ल क्षार की प्रबलता नापी जाती है। तो इसकी खोज की थी सोरेनसन ने, सोरेनसन। पीएच स्केल के बारे में 2 बातें हैं कि पीएच स्केल जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच स्केल, पीएच की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का जो विभव प्रवणता होती है वो क्या कहलाती है, पीएच स्केल। किसी भी विलयन में कोई अम्ल है, क्षार है, उसमें हाइड्रोजन आयन की प्रबलता कितनी है, इस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं पीएच स्केल से। और इसी पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। और इसमें पीएच स्केल में होता क्या है, 2 मिनट के लिए देख लेंगे। यहाँ पे एक नंबर होता है 7, यहाँ से 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, और 8, 9, 10, 11, और लास्ट में होता है 12,
13, 14, ये लास्ट है। तो यहाँ पर 7 जो होता है ये न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल है, उदासीन है। कोई भी विलयन अगर उसकी pH 7 आ जाती है तो ये क्या कहलाएगा, उदासीन। और अगर pH 7 से ज़्यादा आती है तो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग क्षारीय है। क्षार को बोला जाता है भस्म, इसी को भस्म बोलते हैं। तो अगर pH 7 से ज़्यादा आ जाती है तो क्षारीय है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 कैटेगरी बांट दी जाती है। जैसे ऑप्शन में दे देता है, कभी 2-3 चीज़ दे दी कि कौन सा ज़्यादा क्षारीय है, तो जिनका pH ज़्यादा होता है वो ज़्यादा क्षारीय होते हैं। जैसे जिस चीज़ का pH 12 या 13 है वो प्रबल क्षारीय कहलाएंगे, जिस विलयन का pH 8 या 9 है वो दुर्बल क्षारीय कहलाते हैं। तो ये क्षारीय दिखाता है जब 7 से ज़्यादा pH आती है, मतलब pH की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। आगे इधर की बात आती है तो ये हमारा पार्ट होता है अम्लीयता का। इधर क्या होता है, अम्ल, अम्लीयता होती है। इधर के जो विलयन जिनकी pH 7 से कम आ रही है बच्चों, वो कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर कोई भी विलयन दिया है उसमें ऑप्शन दे दिया है A, B, C, D, एक की pH है 4, एक की pH है 7, एक की pH है 9, एक की pH है 13, और पूछ लेता है कि इन में से एक विलयन A है, इसकी pH क्या है, मतलब ये कैसा है, इसकी pH अगर ये अम्लीय है तो इसकी pH क्या होगी। कोई भी विलयन दे दिया अपने आप पेपर में दे देगा और पूछ लेगा कि इन 4 ऑप्शन में इसकी pH क्या है। अब विलयन का नाम नहीं दिया है कि अम्ल है, क्षार है, क्या है, कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, लेकिन ऑप्शन में देख सकते हो कि अगर ये विलयन इसके बारे में ये 7 pH है, 7 का मतलब न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और 13 pH है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये भी क्षारीय तरफ जा रहा है। ये क्या है, ये अम्लीय है। तो या तो ये उदासीन होगा बच्चों, या तो ये अम्लीय होगा। अगर उदासीन भी नहीं है, मान लो ये भी ऑप्शन चेंज कर देते, 8 कर देते, तो अम्लीय हो जाता है, क्योंकि 3 क्षारीय के pH दिए हैं तो इसमें कंफर्म नहीं हो पाता कौन सा क्षारीय है, कि मतलब तीनों क्षार के हैं और एक अम्ल का है, तो इसकी पहचान हो जाती है कि ये अम्लीय विलयन होगा। तो pH से ही क्वेश्चन निकल आता है ऑप्शन काट के, अगर pH वैल्यू पूछी गई होती है तो। ये pH स्केल हो गया, इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है, क्वांटम सिद्धांत बच्चों किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के कणों का अध्ययन करना। क्वांटम सिद्धांत बच्चों दिया था प्लांक ने। प्लांक थे, प्लांक नाम था, प्लांक क्वांटम। इन्होंने क्वांटम का सिद्धांत दिया था प्लांक ने। अब तरंगों की खोज की गई थी डी ब्रॉगली के साथ। डी ब्रॉगली नाम है इनका, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने खोज की थी द्रव्य तरंगों की खोज। उसके बाद आता है तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत। ये तरंग यांत्रिकी मतलब तरंग से रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है वो तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। इसकी खोज की थी श्रोडिंगर ने, श्रोडिंगर ऐसे नाम था, श्रोडिंगर करके। इन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका तरंग सिद्धांत जो है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, जैसे ऑर्बिटल्स के बारे में बताया जाता है इसमें। और जो ऑर्बिटल्स आप लोग पढ़ते हैं, सेल सब सेल, SPDF, क्वांटम नंबर, ये सब इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत बच्चों दिया था ये हाइजेनबर्ग थे। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। अगला था गैसों का विसरण नियम। तो गैसों का विसरण नियम जो दिया गया था ये ग्राहम के द्वारा दिया गया है। नाम सुना होगा ग्राहम। तो ग्राहम के द्वारा गैसों का विसरण नियम दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि परमाणु सिद्धांत या आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम और परमाणु सिद्धांत, ये दोनों चीज़ें किसके द्वारा दी गई हैं। तो आंशिक दाब का नियम दिया गया था डाल्टन के द्वारा। डाल्टन एक थे रसायनिक, इन्होंने परमाणु सिद्धांत सबसे पहले दिया था और आंशिक दाब का नियम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगला है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा। अष्टक का नियम क्या होता है, जो आवर्त सारणी हमारी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है, ये पहले अष्टक के नियम पे किया गया था। उसके पहले भी एक सिद्धांत आया था, उसके बाद ये अष्टक का नियम आया था, इसको दिया था न्यूलैंड ने। फिर आता है आवर्त का नियम। न्यूलैंड के बाद आवर्त सारणी में बहुत अच्छा काम किया था, उनका नाम था मेंडलीव। इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के अध्ययन के लिए जो अरेंजमेंट किया था वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर था। और इन्होंने जो नियम दिया था मेंडलीव ने कि आवर्त सारणी कैसे बनाई जाएगी, वो नियम था आवर्त का नियम।
तो आवर्त का नियम मेंडलीव से जुड़ जाता है, आवर्त सारणी से रिलेटेड है। आवर्त सारणी सब लोग जानते होंगे क्या चीज़ होती है। अगला फिर आता है कि आधुनिक आवर्त का नियम। अब ये आधुनिक आवर्त का नियम क्या है? तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ये केवल आवर्त सारणी बोली जाती है या मेंडलीव की आवर्त सारणी बोल देते हैं, लेकिन इस समय जो हम लोग पीरियोडिक टेबल का स्टडी करते हैं, जो किताबों में बन के आती है, वो आती है आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे बनी थी और ये मेंडलीव के आवर्त सारणी किस आधार पे बनी थी? तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनी थी। परमाणु द्रव्यमान, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते अभी, फिर आगे बताएंगे कभी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस आधार पे है? तो बच्चों ये है, इसका नियम जो दिया था मोजले ने दिया है, मोजले। और किस आधार पे बना है? तो ये परमाणु क्रमांक एक चीज़ होती है, परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पिछले ग्रुप डी में ये तीनों से रिपीट करके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आधुनिक आवर्त का नियम हो गया। उत्प्रेरक का नियम, उत्प्रेरक का नियम बच्चों दिया था बर्जीलियस ने, बर्जीलियस, ये भी एक बहुत बड़े रसायनज्ञ रहे होते हैं। तो इन्होंने उत्प्रेरक का नियम दिया था। उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक होता है जो किसी क्रिया की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, क्रिया हो रही है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ बाहर से डाल देते हैं जिससे वो क्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है, या स्पीड, कोई तेज़ी से क्रिया हो रही है उसको धीरा करना है तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ डाल देंगे तो क्रिया बहुत धीरे से होने लगेगी। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है उत्प्रेरक। और ये खोज किसने की थी? ये बताया था बर्जीलियस ने। अगला था सक्रियण ऊर्जा का सिद्धांत या अम्ल क्षार का सिद्धांत। तो सक्रियण ऊर्जा ये भी एक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और अम्ल क्षार का सिद्धांत आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, या कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब में आप देख सकते हैं कि अम्ल क्षार का सिद्धांत। अम्ल क्षार के वैसे 3 या 4 सिद्धांत हैं, लेकिन जो एक सिद्धांत था वो दिया था अर्हीनियस के द्वारा, अर्हीनियस। ये भी अम्ल क्षार का सिद्धांत इन्होंने दिया था, अर्हीनियस। और सक्रियण ऊर्जा का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगला है परासरण दाब का नियम। परासरण दाब का नियम बच्चों दिया था बर्कले। परासरण दाब जो है वायु से बहुत ज़्यादा संबंधित रहता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परासरण दाब का नियम दिया किसने? परासरण दाब का मापना। परासरण दाब के बारे में आप लोग समझ लेंगे कहीं, काफ़ी बड़ी चीज़ है। थोड़ा सा यहाँ पे केवल आप लोग ये जान लीजिए कि परासरण दाब का मापन किसने किया था? बर्कले और हर्टले विधि एक होती है, उसके द्वारा परासरण दाब का मापन किया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ईंट पर नाच, वो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है। अगला कैनाल के लिए धन किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन के द्वारा। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन। क्वांटम सिद्धांत बच्चों दिया था प्लांक ने, मैक्स प्लांक पूरा नाम था इनका। द्रव्य तरंगों की खोज की थी डी ब्रॉगली ने। और तरंग यांत्रिकी जो थी वो श्रोडिंगर ने दिया है। अनिश्चितता का सिद्धांत तो हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। गैसों का विसरण नियम ये ग्राहम के द्वारा दिया गया है। परमाणु सिद्धांत या आंशिक दाब का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया है। और अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। आवर्त सारणी से रिलेटेड है। अगला है आवर्त का नियम बच्चों, ये मेंडलीफ ने दिया था। ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी इनकी आवर्त सारणी। और अगला है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, ये मोजले के द्वारा दी गई है। तो इनकी आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। अगला है सक्रिय ऊर्जा या अम्ल क्षार का सिद्धांत, ये अर्हीनियस के द्वारा दिया गया था और उत्प्रेरण की खोज की थी बर्जीलियस ने। अगला है परासरण दाब का नियम। परासरण दाब बच्चों बर्कले के द्वारा दिया गया था। अब आ जाते हैं इधर, देखते हैं जल्दी जल्दी से क्या होता है। भारी जल, भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज की थी यूरे ने। और इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, जो परमाणु भट्ठी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, तो वहाँ पर ये मंदक का काम करता है भारी जल। कई जगह रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किया जाता है एज अ मंदक के रूप में, मॉडरेटर। अब D2O क्या है? D है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जैसे जल होता है बच्चों H2O, तो उसी तरह से भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो D है ये समस्थानिक है एक हाइड्रोजन का। जैसे हाइड्रोजन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 1H1, तो ड्यूटेरियम का फार्मूला होता है 1H2। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हल्का सा भारी होता है। अब पूछ लेता है कभी कभी कि जो भारी जल है
भारी जल का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो जल का परमाणु क्रमांक सब लोग जानते हैं कि जल का परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो भारी जल का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो भारी जल का परमाणु क्रमांक जो होता है, मतलब परमाणु भार जो होगा जल का, ये भारी जल का, तो ये होता है 20। 18 से 2 ज़्यादा कितना होता है? 20। इसको याद रखेंगे, ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी या ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। अगला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक बहुत बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, लेवाइजियर इनका नाम था, लेवाइजियर। इन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और ये फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोले जाते हैं, रसायन विज्ञान के पिता लेवाइजियर। याद रखेंगे आप लोग, रसायन विज्ञान के पिता क्या है? लेवाइजियर। कई जगह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से। विद्युत अपघटन का नियम बच्चों दिया था फैराडे के द्वारा। 3 नियम है, इंटर की किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फैराडे एक साइंटिस्ट सब लोग जानते हैं, फैराडे। तो इन्होंने सबसे पहले विद्युत अपघटन का नियम दिया था, और विद्युत अपघटन के आधार पर ही हम सेलों का निर्माण करते हैं। सेल जो रासायनिक सेल होते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। अगला आ जाता है सापेक्षता का सिद्धांत या प्रकाश विद्युत का प्रभाव और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। अच्छा, ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत होता क्या है? इसको एक लाइन में सुन लेंगे आप लोग कि इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जो द्रव्यमान है, ना इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। बस एक रूप से दूसरे रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर पार्टिकल है, इसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उस पार्टिकल या उस कण को ना ही हम ख़त्म कर पाएंगे पूरी तरह से, ना ही हम नया कण कोई बना सकते हैं। बस उस कण को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। किस रूप में चेंज कर सकते हैं? कोई भी द्रव्यमान है तो इसको ऊर्जा में बदला जा सकता है, और वही ऊर्जा का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जिसको कहा जाता है द्रव्यमान समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, इनका नाम था आइंस्टीन। इसको आप देख लेंगे, लिख लेंगे आइंस्टीन, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो लेवाइसियर ने दिया था, इसको प्रूव किसने किया था? तो आइंस्टीन कह सकते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इसके द्वारा, अगर m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, उसको प्रकाश की चाल से चला देते हैं, प्रकाश की चाल मतलब 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, मतलब एनर्जी बन जाएगी वो। अगला था रेडियो एक्टिवता की खोज। तो मैडम क्यूरी सब लोग जानते हैं, मैडम क्यूरी थी एक, उन्होंने की थी, क्यूरी, मैडम क्यूरी ने की थी। फिर आता है जल का रासायनिक संरचना। तो जल की रासायनिक संरचना मतलब H2O का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो एक कैवेंडिश थे, कैवेंडिश इनके द्वारा दिया गया था, कैवेंडिश थे। इन्होंने और भी बहुत सारी खोजें की थी, ठीक। डायनामाइट की खोज सब लोग जानते हैं बच्चों, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल नाम था, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। अगला था बारूद। बारूद की खोज रोजर बेकर ने की थी, रोजर बेकन, इन्होंने बारूद की खोज की थी रोजर बेकन के द्वारा। वायुदाब की खोज, वायुदाब की खोज ये मतलब वायुदाब मापने का जो तरीका है वो टारसोली के द्वारा दिया गया था, टारसोली के द्वारा। फिर आता है स्टेनलेस स्टील, जिसकी चाकू, ब्लेड, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील। कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा स्टेनलेस स्टील। तो ब्रियार्ले ने इसकी खोज की थी, ब्रियार्ले ऐसे लिख लेंगे, ब्रियार्ले, इन्होंने खोज की थी, ब्रियार्ले करके थे। अगला जाता है बैकेलाइट बहुलक। बैकेलाइट जो प्लास्टिक वगैरह आता है उसमें एक बैकेलाइट नाम का बहुलक पाया जाता है, उसकी खोज किसने की थी? तो बैकलैंड एक साइंटिस्ट थे, बैकलैंड केमिस्ट थे, बैकलैंड, इन्हीं के नाम पर ही इसको बैकेलाइट कहा गया है। अगला था टायर। जो हम लोग आज टायर चलाते हैं गाड़ी में, साइकिल में, बस में, ट्रक में, इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो डनलप ने किया था। ये शायद जापान के थे, डनलप, और इन्हीं के नाम पर ही डनलप टायर कई सालों तक आता रहा है, कंपनी के नाम पर डनलप टायर, और बहुत अच्छा टायर होता है। सीमेंट की खोज बच्चों की थी तो जोसेफ आस्पर्डिन थे, जोसेफ आस्पर्डिन, इन्होंने खोज की थी सीमेंट की। प्लास्टिक के बारे में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आज का मटेरियल है कि प्लास्टिक की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है कई पेपरों में। तो अलेक्जेंडर
पार्कस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पार्कस मीन्स पार्क में बैठे होते हो, अगर गंदगी होती है तो क्या दिखाई देती है हमको? प्लास्टिक। तो पार्कस की खोज, पार्कस एक दिन क्या होते हैं कि मतलब ट्रिक बना सकते हैं इसकी कि पार्क में बैठे हैं, चारों तरफ प्लास्टिक बोतलें पड़ी हैं, तो उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की खोज ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि पार्कस पार्क में बैठे, उन्होंने प्लास्टिक को देखा। माचिस या दियासलाई जिसको गांव में कहते हैं माचिस की खोज की थी जे वाल्टर ने। माचिस की खोज बच्चों की है जे वाल्टर, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला था हाइड्रोजन बम, ये जैसा नाम है वैसे ही पूछा जाता है, कई बार सैकड़ों पेपरों में आ चुका है हाइड्रोजन बम। तो इसका बहुत अच्छा सा आंसर है एडवर्ड टेलर। अगर हाइड्रोजन बम नहीं दिख रहा है तो इसको आप लोग सुन के कायदे से लिख लेंगे, हाइड्रोजन बम है लास्ट में, जिसका खोज की थी एडवर्ड टेलर ने। तो ये 31 खोजें थी, इनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि भारी जल D2O की खोज किसने की है? यूरो ने। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया है? सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया है? द्रव्यमान संरक्षण जो लेवासियर थे, विद्युत अपघटन का सिद्धांत बच्चों दिया है वो फैराडे के द्वारा दिया गया है। सापेक्षता का सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। रेडियो एक्टिविटी की खोज बच्चों मैडम क्यूरी ने की थी। और जल का रासायनिक संरचना जो थी वो कैवेंडिश के द्वारा दी गई थी। और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज़ मिलता है। बारूद की खोज रोजर बेकन ने की। और वायुदाब की खोज टार्सोली ने की थी। और स्टेनलेस स्टील का निर्माण वियरले ने किया था। और बैकेलाइट या बहुलक की खोज बैकलैंड ने की थी। उसके बाद आता है टायर की खोज, ये डनलप के द्वारा की गई है। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पर्डिन के द्वारा बनाई गई। और प्लास्टिक जो बनाई गई थी वो अलेक्जेंडर पार्कस के द्वारा बनाई गई। फिर उसके बाद माचिस आता है जो जिब्राल्टर है, और हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने देखा, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक दो बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो सब अपने आप याद हो जाएंगी। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एक ज़रूर मिलने वाला है आपको, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करिए, जिससे और अच्छे वीडियो हम आपके लिए ला सकें। तो ये चलता रहेगा ग्रुप डी के पेपर तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता। तो अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो लास्ट में बस फिर यही कहना है कि शेयर किए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।